Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मीन्स केमिकल्स, सेल्स जो ये सेल आप सामने देख रहे हैं, तो इन तीनों को एक साथ माने एक डिवाइस जिसमें केमिकल है से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। माने वह तरीका, वह सिस्टम जिसमें केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर यही बैटरी यहाँ नाम लेना होता तो फिर हम क्या कहते कि बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर हो गया। अब हम आपको ये फिगर बताना चाहते हैं। इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये जिंक रॉड दिख रही है, ये जिंक रॉड है और इधर ये कॉपर रॉड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। जिंक रॉड और ये कॉपर रॉड इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये कहाँ पर हैं, ये बीकर टाइप का आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस रॉड को रख दिया गया, लेकिन इसके अंदर ये सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को ZnSO4 सोल्यूशन बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड बनता कैसे, तो कोई भी इलेक्ट्रोड ऐसे बनता है कि जब उस मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो जिंक है, इस रॉड को, जिंक की रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल दे रहे हैं, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। माने मेटल को मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड। ये है ZnSO4। ये ZnSO4 के रूप में इसमें नहीं रहेगा, ये Zn बन जाता है Zn++ और ये SO4 बन जाता है SO4 तो इसमें आयन के रूप में रहेंगे। इसमें ये आयन मिलते हैं, ये आयन इसी सॉल्यूशन में रहते हैं। और ये क्या है, Zn जिंक हो गया। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, इसको बोला गया जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने कॉपर की रॉड लगा दी है, ये कॉपर हो गया, और इसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट ले लिया गया, CuSO4। तो इसके अंदर CuSO4 नहीं रहेगा, ये आयन रहेंगे Cu++ और SO4 यहाँ पर जो है आयन रहेंगे, और ये इसी सॉल्यूशन में रहे। हम इसको क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये जो है दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और इधर कनेक्ट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज लगा दिया गया, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया गया। ये साल्ट ब्रिज यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किए हुए। तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो गई। ये यहाँ से ये ऐसे, यहाँ आपको अलग अलग दिख रहा होगा कि ये टच नहीं है, तो टच नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्यूशन तो है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है जिसमें आयन है, तो ये आयन क्या करेंगे, ये चल के जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट है। यहाँ कुछ ना होता तो सर्किट ब्रेक मानी जाती। यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है इसलिए सर्किट कंप्लीट है। तो इस तरह से ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। ये अब ये प्रोसेस कैसे चलता है ये आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये जो Zn है, रिएक्टिविटी सीरीज जानते होंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में Zn जो है ज़्यादा पावरफुल होता है और कॉपर कम पावरफुल होता है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इससे कम रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है इसका
रिएक्टिविटी सीरीज में Zn जो है ऊपर है कॉपर से और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और ये कम रिएक्टिव हुआ। तो इस तरह से ये Zn पावरफुल होने की वजह से, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, ये यहाँ से गल जाएगा, गलेगा और ये बनाएगा Zn2+। तो इसका जो रॉड है, ये रॉड टूट करके क्या बनाया, Zn2+। ये रिएक्शन ऐसे आप देख सकते हैं कि ये Zn ने बनाया Zn2+, Zn ने बनाया Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये तो यहाँ पर और Zn2+ यहाँ पर। तो इस तरह से ये Zn2+, ये Zn2+ बन के इसी सोल्यूशन में जाता रहेगा, जिससे ये रॉड गलती रहेगी। तो ये रॉड गलती रहेगी और Zn2+ यहाँ सोल्यूशन में आता रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो रॉड है Zn वाली, ये निगेटिव हो जाती है, ये निगेटिव हो जाती है। तो इस तरह से ये निगेटिव हो गई। अब हम यहाँ पर दो आपको फार्मूला बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद से आप इसमें बहुत सीखेंगे। वो क्या है, नंबर 1 AOCR, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन। AOCR ये बहुत ही जो है ट्रिक है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दूसरा इसमें क्या है, ये कैसे पता चले कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड है, और जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि तो हमें यही कैसे पता चले कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो हम बता पाएंगे कि ये एनोड हुआ। तो अब हम इसके लिए भी एक ट्रिक बता देते हैं। इसके लिए है LeO एंड GeR, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, माने इलेक्ट्रॉन वहां नष्ट हो रहा हो, निकल रहा हो वहां से, तो वो हो जाएगा, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वहां रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से हम ऑक्सीडेशन पता कर लेंगे और वो एनोड हो जाएगा, और गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन से हम कैथोड पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आगे जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूम के इधर आता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, माने इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन पता चल गया, किससे पता चला, LeO से पता चला। तो लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन पता चल गया। अब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा वो एनोड है, तो अब हम देख ली यहाँ पर एनोड, ये क्लियर हो गया, ये आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन की वजह से कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एनोड है। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये पता चल गया कि ये एनोड है, यहाँ पर ये पता चल गया कि जिंक की रॉड जो है डिसॉल्व हो रही है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आगे बढ़ के यहाँ पर आते हैं। अब आप जानिए कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर से यहाँ से ऐसे ऐसे हो करके इलेक्ट्रॉन इधर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं, तो इधर की ओर आ रहे हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है ये, तो रिडक्शन की वजह से हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर ये कैथोड है, क्योंकि CR कैथोड रिडक्शन, तो ये हो गया कैथोड। तो यहाँ पर पता चला कि ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर पता चला कि ये कैथोड है, यहाँ पर पता चला कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर पता चला कि ये पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हुई। अब आप यहाँ का तो जान गए कि यहाँ क्या हो रहा है कि Zn जो है ये रॉड Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, लेकिन आपको यहाँ का क्लियर नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है कॉपर पर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन ये जैसे यहाँ पर पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे इस रॉड पर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी कौन है, ये Cu++, यहाँ है Cu++, इस सॉल्यूशन में है Cu++। तो ये Cu++, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर,
तो ये जो है जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये प्लस वाला जो सोल्यूशन में है ये इधर की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ जब जाएगा तो ये Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए ये Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया Cu, और ये Cu इस पर ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा, इस पर ऐसे ये डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये रॉड हो जाएगी मोटी और ये रॉड गलने लगेगी, ये रॉड मोटी होने लगेगी। इसमें Zn यहाँ पर आने लगेगा सॉल्यूशन में और यहाँ कॉपर जाने लगेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि कॉपर वाले पर कौन सा रिएक्शन होगा और जिंक वाले पर कौन सा रिएक्शन होगा, कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन कर रहा है, कहाँ एनोड है कहाँ कैथोड है, ये सारा आपको ये फिगर क्लियर हो गया। आप एक चीज और देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर की ओर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी, फ्लो यहाँ पर करंट का फ्लो कैसे होगा, इधर से इधर की ओर होगा, इधर से इधर की ओर ये करंट का फ्लो होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलेंगे, कहाँ से, जिंक से कॉपर की ओर चलेंगे, एनोड से कैथोड की ओर चलेंगे, और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैथोड से एनोड की ओर चलेगी, माने यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेगी। तो इस तरह से फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको पता चल गया। और ये साल्ट ब्रिज जो है ये कैसे तैयार करते हैं, साल्ट ब्रिज ये यू शेप की, ये यू की तरह उल्टा यू की तरह ये जो है कांच की एक ट्यूब होती है, और इस कांच की ट्यूब में एक अगार एंड अगार जेली लाइक मटेरियल होता है, उसमें KCl को मिला करके और इसमें भर दिया जाता है। तो KCl जो है K प्लस और Cl माइनस, तो ये भी आयन देगा, तो इसलिए ये जो है कनेक्ट यहाँ पर कंडक्टर का काम करेगा, ये कंडक्ट कराएगा, ये इंसुलेटर नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ ये पाथ देगा, रास्ता देगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए, बराबर रखने के लिए ये आयन को ये यहाँ से ऐसे रास्ता मिला रहेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा। ओके, तो इस तरह से आयनों को बैलेंस रखता है, सर्किट को कंप्लीट रखता है। कैसे कर पाता है, ये KCl जो है अगार एंड अगार जेली लाइक मटेरियल, जैसे पेस्ट होता है मंजन, तो उसी तरह से इसमें भरा रहता है, नहीं एकदम ये गीला रहे तो बह जाए यहाँ से। तो इस तरह से ये उसी के अंदर जेली लाइक मटेरियल की वजह से उसी में ये रुका रहता है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो है KNO3 भी लेते हैं, अगर वो सिल्वर का यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो तो KNO3 लेते हैं। तो इस तरह से ये फिगर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ कि ये करंट इधर से इधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि इस तरह से सर्किट बनी है, साल्ट ब्रिज हो गया ये सारा। सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ जिंक, सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ कॉपर, डेनियल सेल हैविंग इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साल्ट। तो इस तरह से फिगर आपको क्लियर हो गया। इन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 8 वी हैड स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल। हम लोगों ने ये जो है क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसमें जो है जो आगे क्या बताया गया है, यहाँ पर दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी। इसने क्या किया है, केमिकल एनर्जी, माने ये जो है टूट रहा है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। इसे रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि एक रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये वाला एक रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है जो Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रिएक्शन हो रहा है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। इस तरह से ये रिएक्शन चल रहा है। तो ये आधा रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो आप जानते हैं रेडॉक्स क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को कंबाइन कर दें तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि ये देखिए ऑक्स और रेड मिला दीजिए तो रेड ऑक्स हो जा रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन बन जा रहा।
अगर अकेले की बात करें तो ये हाफ रिएक्शन है, ये आधा रिएक्शन, ये आधा रिएक्शन, ये, तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ये कंप्लीट रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा? कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस Cu, तो इस तरह से ये इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ये जो है Zn प्लस Cu2 प्लस एरो, अब यहां क्या मिल रहा है? Zn2 प्लस प्लस Cu, तो यहां पर Cu2 प्लस से Cu बन रहा है और Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस Cu टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये कैसे आया? कॉपर और जिंक की ये वैल्यू जो है 1.1 वोल्ट कैसे आई, इसको हम दिखाएंगे आपको ये कैसे आई। इसमें जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें से एक फार्मूले से इसको ड्राइव किया गया, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें देखिए ये Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Zn की जो वैल्यू है -0.76, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Zn का। ऐसे यहाँ पर देखिए कॉपर Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये एरो कॉपर मिल रहा है, इसकी वैल्यू है 0.34, तो ये जो है हम लोगों को ये वैल्यू पता चल गई इस टेबल से। अब यहाँ पर देखिए Zn और ये Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, इसके लिए E सेल नॉट इक्वल E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, ये फार्मूला होता है। तो ये सेल का निकालने के लिए राइट में से लेफ्ट माइनस कर देते हैं, तो इसके राइट में क्या था? कॉपर था, तो कॉपर में से जिंक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये 0.34 वोल्ट माइनस, और इसकी वैल्यू जिंक की कितनी थी? -0.76, इसमें से इसको क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 1.10 वोल्ट। तो ये कहां से आया? क्लियर हो गया। तो इस तरह से तो 1.1 वोल्ट वहां से आ गया। When concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ion is unity, अगर कंसंट्रेशन इसका यूनिटी है 1 मोल डेसीमीटर -3, इस तरह से लगा हुआ है ऊपर पावर में, सच ए डिवाइस इज कॉल्ड ए गैल्वेनिक आर ए वोल्टेज सेल। इस तरह का अगर व्यवस्था है और इस तरह की पूरा रिएक्शन और ये वैल्यू सब आ रही हो, तो ऐसे डिवाइस को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो देखिए। ये कंडीशंस, ये पैराग्राफ समझने से पहले इस फिगर को समझना होगा। ये फिगर समझ लीजिए। फिगर देखिए, इसमें जो ई एक्सटर्नल है ये कम है, 1.1 वोल्ट से ये कम है। ये देखिए ये एक्सटर्नल इतना ज़्यादा, ये रेजिस्टेंस है तो दिखाया गया। तो इसमें ई एक्सटर्नल की वैल्यू देखिए, ये जरा सा, ये तुरंत कॉपर पे पहुंच गया, तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये कम आ रही है। तो जब ये वैल्यू कम है ई एक्सटर्नल वाली 1.1 वोल्ट से, तो कंडीशन कैसी बनेगी? तो यही ऊपर वाले की तरह, जैसे ऊपर वाले दिखाया गया। व्हेन ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, तो पॉइंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Zn रॉड टू Cu रॉड। तो आपने देखा कि Zn से Cu की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे और करंट जो है कॉपर से जिंक की ओर आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn रॉड टू Cu रॉड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम Cu टू Zn, इस तरह से हुआ। और दूसरी बात क्या हुई? सेकेंड पॉइंट, Zn डिजॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। आपने क्या देखा था कि जिंक गल रहा था और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई फर्स्ट फिगर से। और ये सेकेंड फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? दोनों बराबर कर दिया गया। देखिए मिड में कर दिया गया। तो जब मिड में कर दिया गया, ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया, तो क्या होगा? तो ऐसे है कि जैसे पानी दोनों साइड में बराबर कर दिया जाए तो कहीं नहीं बहेगा, लेकिन पानी अगर ढलान एक साइड में है तो जिधर ढाल होगा उधर बहेगा। वही यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल 1.1 वोल्ट,
नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत आसान कंडीशन, अगर ये बराबर हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। और ये तीसरी कंडीशन देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अभी देखिए शुरू में क्या लिए थे, ये वाला कम था, अब देखिए इसको बढ़ा के ज़्यादा कर दिया गया, माने ई एक्सटर्नल को ज़्यादा कर दिया गया। तो जब ये कम था तो जो चीज़ें हो रही थी, जब ज़्यादा कर दोगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, तो पहले वाले का उल्टा बोलना है। तो पहले वाले का उल्टा, इतनी देर से आप क्या जान रहे थे, मैं क्या बोल रहा था, तो उसी का उल्टा बोलूंगा आप, क्या कि व्हेन ई एक्सटर्नल ग्रेटर 1.1 वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर जाएंगे। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम Zn टू Cu, और करंट इसका उल्टा चलेगा Zn टू Cu। सेकेंड है जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, अब यहाँ जिंक डिपॉजिट होने लगेगा। एंड कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन जो है आपको क्लियर हो गई। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये यहीं से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड किया गया गैल्वेनिक सेल पर एंड इंक्रीज स्लोली, और धीरे धीरे उसे बढ़ाते गए, वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। तो आपने देखा कि पहले में उसको थोड़ा लिए तो रिएक्शन हो रहा था, उसके बाद उसको बढ़ा के बराबर कर दिए, तो जब बराबर कर दिए 1.1 वोल्ट के तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब उसके बाद में बराबर करने के बाद क्या कर रहे हैं, अब इसको बढ़ाएंगे। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, और जब दोनों बराबर हो गए तो करंट फ्लो नहीं करेगा सेल में। एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट द रिएक्शन, और जब उसे दोबारा बढ़ाया गया उसकी पावर को तो रिएक्शन फिर से शुरू हो गया, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी बता ही रहे थे। तो ये जब बाहर की एक्सटर्नल पावर उसकी बढ़ा दी गई तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल के बजाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दे करके कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बता भी दिया गया ये कि क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, माने वो रिएक्शन जो अपने आप नहीं होते हैं उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कराया जाता है, तो उसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। बोथ टाइप ऑफ सेल आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये दोनों टाइप के सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बी सेल स्टडी सम ऑफ देयर साइलेंट फीचर इन द फॉलोइंग पेजेज, तो हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम बता देते हैं और डिटेल में थोड़ा सा। तो इसमें जैसे ये हुआ, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, इसमें बाहर से एनर्जी देंगे। जब बाहर से एनर्जी देंगे तो जैसे इसके अंदर H2O है तो H2O भर दिए, तो H2O का क्या हो जाएगा, बाहर की एनर्जी की वजह से इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ पर बाहर से एनर्जी